बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डार न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 15 अप्रैल 2024 को। और ये है जी पिक्चर जो शो कर रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो क्राइसिस है इसराइल और गज़ा की वार को लेके ये बढ़ता जा रहा है। अब जो इसराइल ने हमला किया था दमस्कस के अंदर ईरान की कंसोलेट पे, बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर ये जो गर्मी है ये वार की ये बढ़ती जा रही है। और हमारा जो पर्पस है डैट इज़ टू अप्लाई द फार्मूला। हमने बिल्ड करना है डाटा, वोकेबलरी वर्ड्स, और फिर उसको रिटेन करना है अपने माइंड के अंदर। और इस डाटा को और इन अल्फाज को हम यूज़ करेंगे। पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, सोशल साइंसिस का पेपर हो, उसको हल करने के लिए। और साथ साथ हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है और जो अपने आर्गूमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ये है जी एडिटोरियल और ओपिनियन। सबसे पहले जी जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है जी ईरान ने जो अभी काउंटर स्ट्राइक की है इसराइल पर, उसके बारे में है। अपोजिशन जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अलायंस बना लिया है और वो पूरे कंट्री के अंदर लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं, उसके बारे में है। ऑन द मार्जिन महरूम महरूम रखा जाता है मिनॉरिटीज़ को, उनको जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं मिलते, उसके बारे में है। और जो ओपिनियन है हमारे आज, उसमें जो सबसे अहम है वो है जी गवर्नेंस एंड कम्पिटेंट स्टेट। उसके अलावा आफ्टर न्यू लिबरलिज्म के बाद इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है। चिल्ड्रन चैलेंज, चाइल्ड केयर चैलेंज है, सॉरी, ये कि बच्चों को लेके चैलेंज पैदा हो रहे हैं वर्किंग वूमेन के लिए। क्रिमिनलाइजिंग द हेट, हेट जो है जो एक इमोशन है, इसको लेके स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है, उसके बारे में है। सो हम सबसे पहले एडिटोरियल डिस्कस करते हैं ईरान्स काउंटर स्ट्राइक। अब जी काउंटर स्ट्राइक होता है जी उसके मुखालफ में ये जो सबसे पहले इसराइल ने 1 अप्रैल को दमस्कस के अंदर ईरान की कंसुलेट पे अटैक किया और ईरान के उसमें जनरल भी मारे गए हैं। तो ईरान कहता है राइटर, इसराइल स्ट्राइक ऑन ईरान अबैसी, जो कि दमस्कस के अंदर है, अप्रैल 1 को वहाँ पे अटैक होता है, जिसकी वजह से जो टेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर ये हाईलाइट हो जाती है और जंग के जो फियर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये जो स्ट्राइक थी ये तेहरान ने जो की है इसराइल के ऊपर, ये एक डेक्लारेशन ऑफ वार है। फर्स्ट टाइम जो है इसराइल ने ईरान की फैसिलिटी जो ऑफिशियल एम्बेसी है उस पर अटैक किया था। और किसी भी मुल्क की एम्बेसी पे अटैक का मतलब उस मुल्क की सरजमीन पे अटैक करना है। तो ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इसराइल का जवाब दिया है। और उसके अलावा ये जो दमस्कस के अंदर ईरान के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल थे उनकी भी डेथ हुई थी। इसके रिस्पांस पे ईरान ने जो है काउंटर स्ट्राइक की है, ड्रोन्स के ज़रिए, मिज़ाइल के ज़रिए हमला किया है और डायरेक्ट इसराइल को टारगेट किया है, जिसकी वजह से ये जो एस्कलेशन है, ये जो वार है, ये जो हमले हैं, ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। ये तशवीश बढ़ती जा रही है, राइटर का कहना है। तो ये है जी ईरान, और इसका जो कैपिटल है वो है तेहरान, और दूसरी तरफ इसराइल है, इसका जो कैपिटल है तेल अवीव। तो इनके दरमियान मसला शुरू हो गया है। सबसे पहले तेल अवीव जो है इसकी तरफ से एक्शन आया था सीरिया के शहर दमस्कस में, जहाँ पे ईरान की कंसोलेट है, बदले में ईरान जो है उसने अटैक किया है। तो ये जो है पिक्चर ये शो कर रही है। उसके अलावा जी जो वेस्टर्न नेशन है ना, ख़ास तौर पे यूएस को देखें, यूरोप को देखें, तो उसने ईरान का जो ये रिस्पांस है उसको कंडेम किया है। और उसके अलावा उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि ईरान जो है वो इस जो ईरान ने जो ये हमला किया है हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना, रशिया और जो पाकिस्तान है, इन्होंने कहा है कि डी एस्कलेशन की जाए, कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस जंग को बढ़ाए ना, बल्कि इस जंग को रोक दें, क्योंकि जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होना।
इसराइल के जो एक्शन है ख़ास तौर पे उन्होंने जो ईरान के डिप्लोमेट पे अटैक किया सीरिया के अंदर, और सीरिया की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की है, ये जी मेन इंस्टिगेटर थे, मेन ये फैक्टर थे जिनकी वजह से ये मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस आया है। ईरान रिटेलिएटेड, ईरान ने जवाब दिया है। अपना जो उनके डोमेस्टिक प्रेशर था लोगों का वो बढ़ता जा रहा था, और जो ईरान है उसका मकसद इस जंग को बढ़ाना नहीं है, जस्ट उसने उतनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और लोगों का जो प्रेशर है उसके ऊपर, उसके लिए उसने रिटेलिएट किया है। इट रिमेन प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड इफ़ इसराइल इनिशिएट फर्दर अटैक। और उसके अलावा ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है अगर इसराइल ने फर्दर अटैक किया तो हम भी इसकी जवाबी कार्रवाई देंगे, जो शो कर रहा है कि अगर इसराइल इसका जवाब देता है तो ये जंग जो है मज़ीद बढ़ेगी। द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको इसराइल को प्रिवेंट करना चाहिए कि इस सिचुएशन में फ़र्दर एस्केलेशन ना करे, जंग को मज़ीद ना बढ़ाए, और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका जो रूट काज है उसको एड्रेस करे। ख़ास तौर पे जो गज़ा क्राइसिस है जहाँ पे 35,000 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं इसराइल ने, वहाँ पे कैद की सिचुएशन है, लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते जा रहे हैं। तो कहता है कि ये इशू हल करने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और ये जो जंग है इसको रोक दे। देर आर कंसर्न डैट, और ये जो तशवीश है बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसके बारे में बढ़ती जा रही है कि लगता है कि जो नेतन्याहू जो है उसने ये जो लड़ाई है जो ईरान के अंदर शुरू की है, असल में वो गज़ा के अंदर जो मास एक्कर कर रहा है, जो 35,000 लोगों को मार चुका है, उससे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नेतन्याहू ने ये चाल खेली है। अब दुनिया जो है गज़ा क्राइसिस को छोड़ के ईरान और इसराइल की वार पे फोकस कर रही है। डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की ज़रूरत है सो डैट ये जो वार के तबाहकुन असरात हैं उनसे इस रीजन को बचाया जाए और स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा जी दूसरा जो एडिटोरियल है डैट इज़ अपोजिशन अलाइंस। जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने अलाइंस बना लिया है जिसको TTAP कह रहा है राइटर। ये है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ाने पाकिस्तान, इन्होंने आपस में एक अलाइंस बना लिया है और इसके अंदर बहुत सी पार्टीज़ हैं, PTI है, BNPM है, PKMAP है, और उसके अलावा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं फरवरी 8 2024 को, इनमें धांधली की गई है। और उसके अलावा जी ये जो अलायंस है इसका मकसद है कि पूरे मुल्क के अंदर ये लॉन्ग मार्च करेंगे और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देने की जो मूवमेंट है ये स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जी राइटर का कहना है कि ये भी अफवाहें हैं कि जमात इस्लामी जो है वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी, और फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है JUIF वो भी सुना है कि वो अलाइंस बनाएगी। फ़ोन किए जा रहे हैं मौलाना साहब को, और उसके अलावा जमात इस्लामी के जो अभी नए अमीर बने हैं उनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं, जिससे ये जो प्रेशर है अपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट पे बढ़ेगा। ये कहना है राइटर का। अपोजिशन जो है वो डरी हुई है कहीं गवर्नमेंट के अंदर जो अभी को कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है PMLN ने PP ने, वो कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें, कोई ऐसा लॉ ना अल्टर कर दें जिनकी वजह से उनके ऊपर कोई दबाव आए। तो उन्होंने पहले ही लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू कर दिया है। तो मज़ीद मुल्क में अनस्टेबिलिटी आने के ख़तरा है। जो ऑलरेडी क्राइसिस का जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, आज भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट हैं राइटर का कहना है कि उनको लीगल बाउंड्री के अंदर अलाउ करना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो लीगल बाउंड्री के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं वो अलाउ होते हैं, और गवर्नमेंट को अनलॉफुल मींस जो है अपोजिशन को दबाने के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और अपोजिशन अलायंस को भी चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुल्क में नुकसान हो। द डेलिकेट पोलिटिकल सिचुएशन, ये जो अभी आपको नरमो नाजुक पोलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसको केयरफुल वे में हैंडल करने की ज़रूरत है। ये कहना है राइटर का, सो डैट जो एस्केलेशन है मुल्क के अंदर वो ना बढ़ें, और ये जो हमें ज़रूरत है अपनी पोलिटिकल रेजोल्यूशन को ठीक करने की, और ये जो हमें चैलेंज आता है इसको हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। और ये जो
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जिसमें प्रोटेस्ट अलाउ होते हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ये कहना है जी राइटर का। उसके अलावा ऑन द मार्जिन, मार्जिन होता है कि हक से महरूम कर देना, बेसिक राइट से। तो इसमें आर्टिकल हाईलाइट करता है जो पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ हैं उनकी पलाइट होता है हालत, ख़ास तौर पे जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनको वेरियस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है, फ़र्क है और जो वायलेंस है उसका सामना होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट जो हैं वो अपना कंसर्न शो करते हैं कि वुमेन जो हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ख़ास तौर पे जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की वुमेन हैं उनको अगवा कर लिया जाता है सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे उनको फोर्स किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है उनकी बग़ैर मर्ज़ी के इस्लाम के अंदर, उनकी मैरिजेस जो हैं वो फोर्स करवा दी जाती हैं, रेप के केस देखने को मिलते हैं। तो राइटर का कहना है ये जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन मूवमेंट है वो 1980 में स्टार्ट हुई थी, एंटी वुमेन और एंटी मिनॉरिटीज़ पॉलिसी की, लेकिन सिग्निफिकेंट चैलेंज अभी में भी मौजूद हैं और जो मिनॉरिटी की गर्ल्स और वुमेंस हैं उनकी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये कहना राइटर का। अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका सामना करना चाहिए और जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं, जो लीड जो गांव के वडेरे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मिनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले। और ये जो एक्टिविस्ट हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए लॉज की। और उसके अलावा ये जो फ्रीडम है और ये जो औरत की गेंस्ट जो नफ़रत है, मिसोगैनी है, इसको फाइट करना चाहिए और ये जो महरूमियाँ हैं इन मिनॉरिटीज़ की उनको दूर करना चाहिए। उसके अलावा जी राइटर का कहना है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको, जो पाकिस्तान के अंदर मर्द डोमिनेंट हैं, पेट्रियार्कल जो एटीट्यूड है जिसमें मर्द वो डोमिनेंट होता है, उसको डिस्कस करना चाहिए। और उसके अलावा ये जो विक्टिम ऑफ क्राइम देखने को मिलते हैं उनको हल करना चाहिए, उनकी जो जस्टिस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिर्फ नारे नहीं लगाने चाहिए अपने वोट लेने के लिए, बल्कि उनको रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करवाना चाहिए और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सेफ्टी की जाए। आर्टिकल जो है ये वार्न करता है कि अगर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट ना किया गया, लीगल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट ना किया गया, तो सोसाइटी जो हैं वो एलिनेट हो जाएंगी, मतलब टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, इम्बैलेंस आएगा और उसके अलावा जी इनजस्टिस आएगा, पॉवर्टी आएगा। और उसके अलावा राइटर का कहना है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी बेहतर करने की ज़रूरत है, उसे खुशहाल बनाने की ज़रूरत है और प्लूरलिज़म की इंपॉर्टेंस को उजागर करने की ज़रूरत है। प्लूरलिज़म होता है कि डिफरेंट जो मज़हब के लोग हैं, डिफरेंट नस्लों के लोग हैं, उनको बर्दाश्त किया जाए और एक ही मुआशरे में रंग बिरंगे लोग आपस में मिलजुल के रहें। उसके अलावा जी गवर्नेंस एंड कम्पिटेंट स्टेट, ये मलिहा लोधी बहुत अच्छा लिखती हैं और ये आप जानते हैं एम्बेसडर रही हैं यूएस, यूके और यूएन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। इनका कहना है पाकिस्तान हैज़ मच टू लर्न फ्राम ग्लोबल डिबेट ऑन री इमेजन गवर्नेंस। गवर्नेंस जो पाकिस्तान के अंदर है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को दुनिया से सीखना चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है ये डेल्व्स होता है, घूमता है, ग्लोबल डिबेट चल रही है आजकल गवर्नेंस को लेके कि किस तरह कंट्रीज़ को गवर्न किया जाए। तो उसके अलावा राइटर जो है वो एम्फसाइज़ करती है कि क्रूशियल रोल होता है गवर्नेंस का, किसी भी मुल्क की जो नेशन की जो सक्सेस होती है वो वहाँ के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और जो लीडरशिप है उस पर डिपेंड करती है। अफेक्टिव गवर्नेंस और जो कम्पिटेंट लीडरशिप हैं ये की फैक्टर होते हैं किसी भी मुल्क को सक्सेसफुल करने के लिए या अनसक्सेसफुल करने के लिए। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडिंग हैविली ऑन गुड गवर्नेंस, अगर गुड गवर्नेंस अच्छी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, ये कहना है जी राइटर साहिबा का। द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट डॉन्टिंग गवर्नेंस, इस दुनिया की जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है इससे सख्त गवर्नेंस के चैलेंज भी पैदा हो रहे हैं एग्जैसरबेटेड, जिससे ख़ास तौर पे कहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है ना, हर शहरी को इन्फॉर्मेशन पता लग गई है और हर शहरी को पता है कि किस तरह गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो कहता है कि अब शहरी बड़े एडवांस हो गए हैं तो हमारी गवर्नेंस को भी एडवांस होना चाहिए और जो हमारे सिटीज़न की एक्सपेक्टेशन है कि मुल्क को बेहतर करो,
रोज़गार ठीक करो, हर बंदे को खुशहाल करो, उनको पूरा करने के लिए अभी हमें अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ये कहना है राइटर का। और साथ वो एग्जांपल लेती हैं कि कोविड-19 की जो पेंडेमिक आई थी ना, इसके बाद ये डिबेट शुरू हो गया था कि किस स्टेट ने क्राइसिस को बेटर मैनेज किया है। तो साथ साथ राइटर कहती हैं कि जो कम्पिटेंट स्टेट थी उन्होंने जो फंक्शनल स्टेट थी उन्हों जिनका पॉलिटिकल सिस्टम बेटर था, जो डेमोक्रेटिक थी, उन्होंने अच्छी तरह कोविड-19 पेंडेमिक को मैनेज किया। और साथ साथ वो पाकिस्तान को अर्ज कर रही है, उभार रही है कि वो जो ग्लोबल डिस्कोर्स चल रही है गवर्नेंस को लेके, इससे सीखे और अपनी जो गवर्नेंस प्रैक्टिस है इसको रीइमेजिन करे। और ख़ास तौर पे ये जो चैलेंज आया था पोस्ट कोविड पीरियड का, इसके रिलेटेड जो बहस छिड़ी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान भी फॉलो करे और एक बेहतर मुल्क बन जाए। वर्ल्ड बैंक जो है, इसके अंदर भी फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट एक आई है जो कॉल कर रही है, एड्रेस कर रही है अनरिजॉल्व गवर्नेंस प्रॉब्लम, कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रॉपरली गवर्न नहीं किया जाता। और ये प्रपोज कर रही है एक न्यू सोशल कंट्रैक्ट जिससे सोसाइटी को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। द आर्टिकल ये जो है डिस्कस करता है कि वर्ल्ड बैंक की जो गवर्नेंस है वो एक इंडिकेटर है और हाईलाइट करती है, जो रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने, कि उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री हैं जिनमें गवर्नेंस बहुत अच्छी है वो सिंगापुर है, फिनलैंड है। और राइटर का कहना है कि पाकिस्तान को अपना मुवाजना करना चाहिए इन मुल्कों से। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना गवर्नेंस के लिहाज से, वो हमें बॉटम में नज़र आती है, नीचे ही इस लिस्ट में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ राइटर कहती हैं कि इंटेलिजेंट गवर्नेंस जो है ये 21st सेंचुरी में एक बुक का टाइटल है। ये हमें एक इंसाइट कह लो, एक समझ दे रही है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि जो डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेरिटोक्रेसी के साथ मिलाया जाए। मतलब जो डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना, वो मेरिट पे आएँ। और जिस तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न सिस्टम के अंदर वो एग्जांपल दे रही हैं कि वहाँ पे जो गवर्नेंस का मॉडल है वो मोर इंटेलिजेंट है, उसको ज़्यादा इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान भी इस इंटेलिजेंट गवर्नेंस को इस्तेमाल करे। आथर आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम टू एड्रेस चैलेंज सच एज पोलराइजेशन। फिर जो राइटर साहिबा हैं ये कहती हैं कि मज़ीद वेस्टर्न और जो ईस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाई जाएं। और ये जो अभी वर्ल्ड में पोलराइजेशन जो है इसका इशू आया हुआ है, डिसफंक्शनल जो काम है और जो अकाउंटेबिलिटी की लैकनेस है उसको एड्रेस किया जाए, ताकि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक खूबसूरत जगह बन जाए। उसके अलावा आर्टिकल जो है ये कंक्लूड करता है कि हमें जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। और ऐसी पॉलिसी बनाएं जो सब के लिए हो, इंक्लूसिव होता है जिसमें सारे शामिल हों। और उसके अलावा कंपिटेंस लेके आएँ, अकाउंटेबिलिटी को बेहतर करें, एहतसाब लिया जाए लोगों का, मेरिट पे लोगों को पोस्टें दी जाएं। जो क्रोनिज़म है ना, क्रोनिज़म होता है नेपोटिज़म, जिसमें रिश्ते की बेस पे हम बड़ी बड़ी सीटें दे देते हैं, वो ख़त्म की जाएं। और पाकिस्तान को अभी ये चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है सो डैट इनकी गवर्नेंस बेहतर हो और पाकिस्तान भी एक कम्पिटेंट स्टेट बन जाए। आफ्टर न्यू लिबरलिज़म, ये बड़ा एक इकोनॉमी के हिसाब से मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि न्यू लिबरलिज़म ना एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है। जो न्यू लिबरलिज़म है ना, इसका जो मेन थीम है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है ना वो इकोनॉमी में कम रोल अदा करे और प्राइवेटाइजेशन, मतलब लोगों को हक दे कि वो लोग जो हैं वो आएँ और इकोनॉमी को मतलब ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करो। और जो ट्रेड के अंदर बैरियर हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको दूर करो। वो दूर हुए थे न्यू लिबरलिज्म के अंदर और लोगों को मतलब एक दुनिया एक ग्लोब बन गई है, दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल गई है। तो लोगों को प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए अपनी कंपनी बनाने का हक दे दिया गया कि लोग पैसा कमाएं, पूरी दुनिया जो है अब उनकी मार्केट है। लेकिन कहता है कि ये अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलता है ना, उमैर जवेद साहब कह रहे हैं, ये लम्स के अंदर सोशियोलॉजी के टीचर हैं। ये कहते हैं कि अभी जो ईरान और यूएसए की एग्जांपल लेगा कि ईरान और यूएसए जो है ना अब वो न्यू लिबरलिज्म से भी आगे निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है ना
पहले जो था ना कि पूरी दुनिया मार्केट है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करो, पैसा कमाओ। जिस तरह जो चाइना है, हालांकि चाइना के अंदर कम्युनिज़म है, लेकिन उनका जो इकोनॉमी का निज़ाम है ना उसमें कैपिटलिज्म ही नज़र आती है। तो चाइना में ने भी बड़ी आज आपको पता तरक्की की है, किसकी वजह से? न्यू लिबरलिज्म की वजह से। लेकिन कहता है कि अब जो इकोनॉमी ग्रोथ है ना वो चौवनिस्ट पॉलिटिक्स आ गई है। ये थोड़ा वर्ड्स आप देख लेना। चौवनिस्ट पॉलिटिक्स होती है जिसमें हर बंदा अपने मुल्क के लिए जो है वो पैट्रियटिज़म शो करता है, अपने मुल्क की मोहब्बत शो करता है, जिसमें मुल्क का इंटरेस्ट पैर रखा जाता है। जिस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो कहता है कि हमने ट्रेड नहीं करनी चाइना के साथ, और हमें अपनी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करनी है। मतलब अपनी अपनी अब पड़ गई है लोगों को। जो पहले होता था ना न्यू लिबरलिज्म, जिसमें हर बंदे को ट्रेड जो है उसकी अलाउ कर दिया गया था दुनिया के अंदर, जब न्यू लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी को अप्लाई किया गया। कहता है अब जब दोबारा लोग जो है ना चौवनिस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जिससे जो है इकोनॉमी ग्रोथ है ना वो स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। तो ये आप पढ़ लेना इसको, मज़ीद इसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं। उसके अलावा चाइल्ड केयर चैलेंज, ये बहुत ज़बरदस्त है जी। हुमा यूसुफ साहब ने लिखा है, साहिबा ने। ख़ास तौर पे जो वर्किंग वूमेन हैं उनको इशू रहता है, चाइल्ड केयर डिमांड इज़ सेट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने वूमेन जो हैं उनको वर्क प्लेस पे लेके आना है, उनको अपने साथ मिलाना है ना, तो हमें चाइल्ड केयर की भी ज़रूरत है। और ये जो ग्रो है ना एक्सपोनेंशियली डिमांड जो है इसकी बढ़ती जा रही है, कि कोई चाइल्ड केयर के लिए बच्चों के लिए भी जो हैं वो चाइल्ड केयर सेंटर बनाए जाएं। तो क्या कहती हैं राइटर साहिबा? आर्टिकल डिस्कस करता है कि पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड केयर की इम्पोर्टेंस की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है, और हाईलाइट कर रही है राइटर, कि फ़ीमेल की जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वर्क करती हैं, और वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है अपनी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए वो बहुत अहम है। और वो तभी मुमकिन है कि अगर उनकी वर्क प्लेस पे चाइल्ड केयर सेंटर बनाई जाए। डिस्पाइट सिंबॉलिक जेस्चर, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा जब आई हैं सीएम बन के पंजाब की, उन्होंने ऐलान किया कि हम वर्क प्लेस पे फ़ीमेल के लिए ऐसे सेंटर बनाएंगे जहाँ पे उनके बच्चे जो हैं संभालने के लिए का इंतज़ाम किया जाए, और ताकि वो खुद खुल के जॉब कर सकें। कहता है ये जेस्चर इशारे तो हमें मिले हैं, लेकिन अभी इस पे काम नहीं हुआ कि हम इस्टेब्लिश करेंगे, डे केयर सेंटर बनाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन लैक ऑफ एडिक्वेट चाइल्ड केयर, अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड केयर की लैकनेस नज़र आती है, जो कि बैरियर है वुमेंस की पार्टिसिपेशन में, वर्क फोर्स में वुमेन इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। और राइटर का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स के अंदर वर्क प्लेस पे वो सिर्फ 24% है। और इसकी मेन वजह चाइल्ड केयर का जो ऑप्शन है, चाइल्ड सेंटर की एब्सेंस है। ये कहना राइटर का। वुमेन बेयरिंग द बर्डन ऑफ अनपेड केयर वर्क, और वुमेन को जो काम करती हैं केयर का, चाइल्ड केयर का, जिस तरह घरों में उनको पैसे भी कम दिए जाते हैं, और इवन वुमेन को जो वर्क प्लेस पे जॉब मिलती हैं उनकी भी सैलरी बहुत कम दी जाती है उनको। ये कहना है राइटर का। द डिमांड फॉर चाइल्ड केयर इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू फैक्टर। और राइटर कहती है कि जो चाइल्ड केयर है, चाइल्ड डे केयर बनाने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहर जो हैं फैलते जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसमें मेल के साथ फ़ीमेल भी काम करती हैं, क्लाइमेट फैक्टर आ रहा है, और लोग जो हैं वो रूरल से अर्बन माइग्रेट कर रहे हैं। तो चाइल्ड केयर की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेगिस्लेशन मैंडेटिंग चाइल्ड केयर, हमें अपने लॉ बनाने चाहिए जिसमें लॉ बच्चों को चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाए, और उसको हम ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए जिससे अवेयरनेस मिले, और ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी इन्फोर्समेंट करके हमें चाइल्ड केयर जो है इसके चैलेंज को निमटना चाहिए। उसके अलावा राइटर कहती हैं एड्रेसिंग चाइल्ड केयर जो है इसको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए ना सिर्फ हमें लेगिस्लेटिव मेजर लेना पड़ेगी, लॉ बनाने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ हमें एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उसको रेगुलेट भी फिर किया जाए, मोनिटर भी किया जाए, और जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं वो चाइल्ड की जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें। अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। और चाइल्ड केयर कन्ंड्रम होता है, जो प्रॉब्लम ये जो अभी है इसको हल करने के लिए
इस मसले पे को हल किया जाए और वुमेन को सपोर्ट किया जाए, और ताकि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी पोटेंशियल है वो अनलॉक हो जाए। ये कहना है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास है क्रिमिनलाइजिंग हेट। तो ये जस्ट इतना आपके सिलेबस की लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ जी। बीना शाह जो हैं ये आथर हैं, इसकी राइटर हैं। ये कहती हैं कि ये जो हेट है ना, ये एक इमोशन है। वन कैन नॉट ट्रूली लेगिस्लेट अगेंस्ट हेटेड एज फेल्ट ह्यूमन इमोशन। तो ये ना स्कॉटलैंड के अंदर एक लॉ बनाया जा रहा है जिसमें जो हेट है ना उसको भी उसके अगेंस्ट मतलब हेट ना करो, ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो एज ग्रुप है, मतलब उसको लेके स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट जहाँ पे यूसुफ खान प्राइम मिनिस्टर हैं वो लॉ बनाने जा रहे हैं कि ये जो हेट है ना जो करेगा उसको भी एक कानून के तहत सज़ा दी जाए। तो बिना शाह कहती हैं कि कोई बंदा जो ये हेट है ना, हेटेड जो होती है, इसके अगेंस्ट लेगिस्लेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो ह्यूमन फील करते हैं। तो इसके बारे में है, ये बहुत कम्प्लेक्स है। जस्ट आप इसको पढ़ लेना कि ये जिस तरह एक फ़िक्शन होती है ना, एक ड्रामा टाइप, उस तरह कहता है कि ये एक्ट है, तो ये कहती हैं। तो जस्ट आपने इसको पढ़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और एक खूबसूरत बात आपको बता दूं, अगर आप मुश्किलात के बावजूद डटे हुए हैं और वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।